हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का हिस्ट्री पोर्शन से सेकंड यूनिट जो है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ठीक है, तो इसका जो पहला पोर्शन है ना, जिसको बोला गया है लेट्स रिकॉल, उसमें जो है मैच द फॉलोइंग्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिलअप्स हैं। तो वो जो था वो तो मैंने आपको होम टास्क दिया था, ठीक है, वो तो आपको खुद करना है। सो आज हम जो है वो लेट्स डिस्कस वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें हमें जो है चार क्वेश्चन जो है आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? What attracted यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया? दैट मीन्स कौन सी चीज़ें जो थी वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया की तरफ आकर्षित कर रही थी। ठीक है, अट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। तो वो कौन सी चीज़ें थी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को, यानी कि यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी वो क्या करती थी? इंडिया के अंदर आती थी ट्रेडिंग का मतलब व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें थी या कौन सी ऐसी बात थी जो कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को आकर्षित कर रही थी कि वो इंडिया में आए? तो आंसर जब हम इसका देखेंगे, जो इंडियन कॉटन था और जो इंडियन सिल्क था ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। कहाँ पे? यूरोप के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो इंडियन स्पाइसेस हैं इनकी भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के अंदर। तो वो क्या करते थे, इन चीज़ों को यहाँ से ख़रीदने के लिए, किसको? इंडियन कॉटन को, सिल्क को और इंडियन स्पाइसेस को, इन चीज़ों को वो ख़रीदने के लिए क्या करते थे? इंडिया में आते थे, क्योंकि इनकी डिमांड जो थी वो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा थी। अब क्या हुआ, गुड्स मतलब चीज़ें जो बेची जा रही थी, ठीक है, चीज़ें खरीदी जो जा रही थी चीपर प्राइसेस में, ठीक है, सस्ते दामों में इंडिया से चीज़ें ये खरीदी जा रही थी। कौन सी? इंडियन कॉटन, सिल्क और इंडियन स्पाइसेस। ये इंडिया में ये चीज़ें जो थी सस्ते दामों में कौन खरीद रहे थे? यूरोपियंस खरीद रहे थे, सो दैट कि वो उनको यूरोप जाके क्या कर सकें? हायर रेट्स में बेच सकें। यहाँ इंडिया से तो वो सामान सस्ते दामों में लेके जा रहे थे, लेकिन यूरोप के अंदर उन्हीं सामानों को वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसों में बेच रहे थे और इससे प्रॉफिट कमा रहे थे। यही जो प्रॉस्पेक्ट था ना, कि इंडिया से सामान लेना सस्ते दामों में और उनको जाके कहाँ बेच देना? यूरोप में, लेकिन हायर प्राइसेस में जाके बेच देना। यही चीज़ें जो थी ये अट्रैक्ट कर रही थी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया के अंदर। ठीक है, आई होप ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? कौन से कन्फ्लिक्ट्स के एरिया थे, या कह सकते हो ऐसे कौन से कन्फ्लिक्ट्स थे जो बंगाल के नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चल रहे थे? तो आंसर हम देखेंगे, जो बंगाल के नवाब्स थे ना वो चाहते थे कि उनको ट्रिब्यूट्स दिया जाए। ट्रिब्यूट्स क्या होता है कि एक मतलब गिफ्ट जो है वो एज अ ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी को ग्रेटिट्यूड या रिस्पेक्ट जो है वो दिखाई जाए, तो उसको, जैसे अब मैं आपसे बहुत खुश होंगी तो मैं आपको कुछ चीज़ जो है वो दे दूंगी। वैसे ही नवाब जो थे ना बंगाल के, वो चाहते थे कि उनको ट्रिब्यूट्स मिले। किससे वो डिमांड कर रहे थे, मतलब किससे चाहते थे कि उनको वो गिफ्ट्स मिलने चाहिए? कंपनी से, इन ल्यू ऑफ ग्रांटिंग द राइट टू ट्रेड। किसके ल्यू मतलब किसके बदले में? किस बदले में वो चाहते थे कि उनको कंपनी जो है वो गिफ्ट दे, ताकि कंपनी, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वो क्या करे? इंडिया के अंदर ट्रेड करे। लेकिन जो बंगाल के नवाब थे ना वो चाहते थे कि हम इनको ट्रेड करने की परमिशन तब ही देंगे जब ये क्या करेंगे? हमें ट्रिब्यूट्स देंगे। ट्रिब्यूट्स यानी कि गिफ्ट्स जो है वो देंगे। तो कंपनी ने क्या किया? फॉरबिडन यानी कि कंपनी ने बैन कर दिया, ब्रिटिशर्स के ऊपर बैन लगा दिया कि वो अपनी फोर्टिफिकेशन जो है उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे जैसे कंपनी ने अपना, ब्रिटिशर्स ने अपना कोई एरिया जो है, जैसे उन्होंने ये अपना ऑफिस बनाया है, ठीक है, इस ऑफिस के इर्द गिर्द जो है वो क्या करेंगे? अपनी इर्द गिर्द क्या करेंगे? अपनी एक दीवार सी बना लेंगे, सो दैट के बाहर से कोई उनके ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, ये फोर्टिफिकेशन जो थी ये उन्होंने करना चाहते थे, इसको एक्सपैंड करना चाहते थे। बट क्या हुआ, नवाब जो थे, उन्होंने, बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने उनके ऊपर क्या कर दिया? बैन लगा दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी थी ना वो ये भी चाहती थी कि वो अपनी सेटलमेंट जो है उसको एक्सपैंड करे, यानी कि वो अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करे। टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि अपने एरियाज़ को बढ़ाती जाए। ठीक है, अब डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वो क्या करे? जाके अपना कंट्रोल करे। तो वो ऐसा चाहती थी, और साथ ही साथ में वो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मांग रही थी, यानी कि कुछ स्पेशल चीज़ें जो थी वो डिमांड कर रही थी। किनसे? बंगाल के नवाब से। तो ये एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट रहा बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा हुआ है, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो अजम्पशन का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो दीवानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ले ली, किन से ली, बंगाल के दीवान से, ठीक है। उनसे जब बंगाल के नवाबों से जब उन्होंने दीवानी ले ली, दीवानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो क्या हुआ, उस दीवानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे बेनिफिट दिया, कैसे फ़ायदे दिए। तो दिस वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द कंपनी बिकॉज दीवानी अलाउड इट टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दैट मीन्स कि जो ये कंपनी को जो बंगाल की तरफ से ये दीवानी जो मिल गई ना, तो उन्होंने उस चीज़ का क्या किया, बहुत ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल रहे। इस क्यों, क्योंकि बंगाल के नवाबों ने कंपनी को ये परमिशन दे दी इस दीवानी के थ्रू। जब उन्होंने बंगाल के नवाबों ने दीवानी जब कंपनी को दे दी, या आप बोल सकते ब्रिटिशर्स को दे दी, तो क्या हुआ, साथ ही साथ में उन्होंने उनको ये परमिशन भी दे दी कि वो रेवेन्यू रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बंगाल के जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे सोर्स, कोई भी ऐसे ज़रिए जहाँ से इनकम जो है वो निकाली जा सके, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्या थी, जीत थी इनके लिए, कंपनी वालों, कंपनी के लिए, या बोल सकते हो ब्रिटिशर्स के लिए, कि दीवानी जो थी उन्होंने क्या अलो कर दिया, रेवेन्यू रिसोर्सेज, बंगाल के रेवेन्यू रिसोर्सेज यूए उनको परमिशन दे दी कि भाई आप बंगाल के जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, यानी कि बंगाल के अंदर जितना भी पैसा जिन जिन चीज़ों से कमाया जाता है, आप भी उनका क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या है, कंपनी जो है यानी कि ब्रिटिशर जो है वो रेवेन्यू को यूज़ करके फाइनेंस कर सकते हैं ट्रेड और अदर एक्सपेंसेस में। दैट मीन्स कि वो उस रेवेन्यू, उस इनकम को यूज़ कर सकते हैं एज अ फाइनेंस, और वो फाइनेंस मतलब जैसे कि वो ट्रेड भी कर सकते हैं और वो दूसरे खर्चे वगैरह भी कर सकते हैं उन रेवेन्यू को यूज़ करके। फिर उसके बाद उनको ये भी परमिशन मिल गई कि वो रेवेन्यू को यूज़ कर सकते हैं अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए वो इस रेवेन्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ये बेनिफिट्स मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को जब उनको दीवानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अब हम इस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम था ना, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो इस अलायंस के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जो इंडियन रूलर्स थे ना, उनको ये परमिशन नहीं थी या उनको ये अलो नहीं था कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस जो है वो रख सकें, ठीक है। अपने लिए कोई सेना बोल सकते हो या आर्मी बोल सकते हो, वो रख सके, कि इनको परमिशन नहीं थी इंडियन रूलर्स को। जो कंपनी थी ना, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी इंडियन स्टेट्स के अंदर, सो दैट कि वो इंडियन रूलर्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन आर्मी किसकी थी, कंपनी की। लेकिन वो पैसा कौन देगा उन आर्मी को, पैसा देगा रूलर्स। इंडियन रूलर जो है वो उनको क्या करेंगे, सब्सिडरी फोर्सेस के रूप में उनको पे करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी इंडियन रूलर जो था वो उन आर्मी को पेमेंट करने में फेल हो जाता था, असमर्थ हो जाता था, तो उनकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो था वो उनसे ले लिया जाता था एज अ पेनल्टी, यानी कि जुर्माने के तौर पे उनसे वो जो था टेरिटरी का हिस्सा जो था वो उनसे एज अ पेनल्टी वो ले लिया जाता था, ठीक है। सिर्फ इस सिस्टम को आपने ये याद रखना है कि इस सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, इस सिस्टम के थ्रू ये हुआ कि जो आपकी ब्रिटिश आर्मी थी ना, उसने क्या किया, उसने इंडियन रूलर्स को इतनी परमिशन नहीं दी कि वो अपने लिए एक आर्मी रखे, और अगर वो आर्मी रखना चाहते थे तो कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको अपनी आर्मी जो थी वो प्रोवाइड की, सो दैट कि वो इंडियन स्टेट की वो प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन वो उनको पेमेंट कौन करेगा, अब आर्मी थी तो आर्मी को पैसा भी जो था वो मतलब रिक्रूट किया गया था, अगर उनको नौकरी दी गई थी तो उनको पैसों की भी ज़रूरत थी। अब उनको पैसे जो थे वो किसने पे करने थे, रूलर ने, ठीक है। कौन से, इंडियन रूलर्स ने उनको पैसे पे करने थे। अगर वो उनको पेमेंट नहीं कर पाते थे, यानी कि उनको तनख्वाह नहीं दे पाते थे, तो वो क्या किया जाता, जो कंपनी थी ना या ब्रिटिशर जो थे ना, वो उनके टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो थे वो अपने पास रख लेते थे एज अ पेनल्टी के तौर पे, एज अ जुर्माने के तौर पे, ठीक है। तो ये है आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस। अब इसके 2 क्वेश्चंस रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो दैट कि मैं आपके डाउट्स या क्यूरीज जो हैं वो उनको क्लियर कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।